दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य उमाकांत जगताप की लिखी कहानी रिवाइंड। अभंग कैसेट हाउस, 403/22 सोनपेट, पुणे 411002। प्रोप्राइटर अरुण साने। सोमवार से शनिवार सुबह 10 से रात 8, दोपहर 1 से 4 बंद। बंद दुकान के बोर्ड पर ललित की नजर घूमती रही। 3:50 हो रहे थे। वो उसी दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया। सुस्त सड़कों पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। शहर के पुराने इलाके में बसा ये मार्केट दुर्लभ चीजों के लिए मशहूर था। जो और कहीं नहीं मिलता, उसे खोजने के लिए अक्सर लोग यहाँ आ जाते। तंग सड़क के दोनों तरफ कुछ पुराने पेड़ और ऐसी ही छोटी छोटी दुकानें पीढ़ी दर पीढ़ी से खड़ी थीं। कहीं इत्र की दुकान से लग के कोई घासलेट बेचता था, तो कहीं किसी सुनार की दुकान के बगल में स्टोव की मरम्मत करने वाले की ठक ठक सुनाई देती। रसवंती के घुंघरू, चाकू छुरी की धार तेज करने वाले की आवाज, गद्दे की रुई की धुनाई करने वाले की झनकार, ऐसी कई आवाजें यहाँ थीं जो बाहर सुनाई पड़ना अब मुश्किल होता जा रहा था। शहर के बीचों बीच होने के बावजूद ये जगह शहर से काफी अलग और समय से काफी पीछे थी। कुछ देर बाद ललित के सामने एक 65-70 साल के बुजुर्ग आकर खड़े हो गए। खादी का कुर्ता, सफेद पैंट, बचे खुचे सफेद बाल पीछे मोड़े हुए, दुबले पतले मगर सख्त दिखने वाले वो बुजुर्ग माथे पर शिकन के साथ ललित को देख रहे थे। उसे ध्यान आया कि वो रास्ते में था। वो झट से उठ के खड़ा हो गया। वो बुजुर्ग तेजी से 4-5 सीढ़ियां लांघकर शटर खोल के दुकान के अंदर चले गए। ललित भी धीरे से अंदर दाखिल हुआ। ज्यादा से ज्यादा 8x10 का कमरा होगा। टेबल और दीवार में लगे लकड़ी के तख्तों पर कुछ सामान ठीक होने के इंतजार में बिखरा पड़ा था। पुराना ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, कुछ कैसेट्स, बड़ी बड़ी पुरानी घड़ियां, सीडी प्लेयर वगैरह वगैरह। ऊपर एक ट्यूबलाइट जिसके दोनों सिरे काले पड़ चुके थे। टेबल पर बाईं ओर एक छोटा पुराना टेबल फैन और दाईं तरफ एक रेडियो और सरस्वती देवी की पुरानी तस्वीर, और उस दुकानदार की कुर्सी के ठीक पीछे दीवार पर लगा HMV का एक पोस्टर जिस पर उनके सर के तेल का बड़ा सा धब्बा दिखाई दे रहा था। उसके कोने में एक नाम भी लिखा था, अभंग साने। किसी छोटे बच्चे की लिखावट लग रही थी। इसके अलावा दुकान में कुछ भी नहीं था। ललित ने धीमी आवाज में पुकारा, काका टेप रिपेयर करते हो? काका टेबल पे बिखरा सामान ठीक से लगाने में मशगूल थे। नहीं, फर्नीचर बेचता हूँ। ताना सुन के ललित ठमक गया। उन्होंने बिना गर्दन उठाए चश्मे से उसकी तरफ देखा। उसने हाथ में पकड़ी थैली से एक टेप रिकॉर्डर निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। उसकी बाहरी हालत काफी कमजोर थी। पुरानी मरम्मत की काफी निशानियां थीं। कहीं कहीं हल्की दरारें तो कहीं पिचका हुआ दिखाई दे रहा था। खासकर कोने तो कुछ ज्यादा ही चोटिल थे। किसी को फेंक के मारा था क्या? नहीं, अपने आप ही बंद पड़ गया, ललित ने कहा। यह तो काफी पुराना मॉडल है। काका ने देख के ही जांच लिया। हाँ, 20 साल पुराना है लगभग, और 20 साल पहले आप ही ने इसको दुरुस्त किया था, ऐसा दादाजी ने बताया। अच्छा। काका ने कुछ याद करने की कोशिश की लेकिन फिर छोड़ दिया। परसों आना। कल नहीं हो सकता क्या साने काका? ललित को लगा नाम लेकर पुकारने से काका चौंक जाएंगे। नहीं ललित बेटा, परसों ही मिलेगा। उल्टा काका ने ललित को चौंका दिया। लेकिन अगले ही पल उसे ध्यान आया कि गले में लटके ऑफिस आई कार्ड पर उसका नाम था। ललित की हंसी छूट गई, मगर काका का ठंडा चेहरा देखकर अगले ही पल रुक भी गई। देखिए ना, अगर कल हो सके तो। ललित हिचकिचाया। कल रविवार है, तुम्हारे अकेले के लिए दुकान खोलूं? काका ने उसके टेप पर से हाथ हटाते हुए कहा। वो कुछ कहता तभी टेबल पे रखा काका का फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अभंग नाम दिख रहा था। उन्होंने फोन साइलेंट कर दिया और ललित की ओर देखा। ठीक है, परसों सुबह आता हूँ, कहकर ललित चला गया। काका की उंगलियां फोन पर फिरती रहीं। 1 मिस्ड कॉल के नीचे अभंग नाम पर उनकी टकटकी बंद गई। आज काफी दिनों बाद उसका फोन आया।
शुरू शुरू में बार बार किया करता था, मगर शायद ही कभी उसका फोन उठाया होगा। अब तो उसकी कोशिशें भी दम तोड़ रही थीं। ख्यालों की गाड़ी अतीत का एक चक्कर लगा के वापस आ गई। काका ने एक गहरी सांस ली, सामने वाली टपरी पर बंडू को चाय के लिए आवाज लगाई और अपना रेडियो शुरू किया। किसी गाने का अंतरा चलने लगा। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। सामने पड़ी एक कैसेट में पेन डालकर वो गोल गोल घुमाने लगे। उलझी हुई रील धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस लौट आई। क्या जब देखो तब दुखी गाने चलाते रहते हो? बंडू किरकिराते हुए दुकान में घुसा। अदरक का स्वाद तुझे क्या पता? काका ने ताना दे मारा। हाँ, सब आप ही को तो पता है। लीजिए अदरक की चाय। टेबल पर कप रख के वो मुड़ा तो सीढ़ियां चढ़ रहे शमीम भाई से टकराते टकराते बच गया। देख के चलो ना चाचा, मेरे पीछे थोड़ी आंखें हैं। हमेशा उछलता रहता है बंदर। शमीम भाई मुस्कुराए। दुकान में और कोई कुर्सी नहीं थी। उन्होंने कोने में रखा स्टूल सरकाया और साने काका के सामने बैठ गए। कितनी बार बोला, एक दो कुर्सियां तो रखवा दो दुकान में। जो किसी काम से आते उनको बैठने की फुर्सत नहीं होती। बाकी फिजूल बकवादी लोगों के लिए कुर्सियों की क्या जरूरत है, ये स्टूल काफी है। साने काका के जवाब पर वो दिल खोल कर हंस पड़े। बगल में ही उनकी इत्र की पुश्तैनी दुकान थी जो फिलहाल 2-3 दिनों से बंद थी। आज इधर कैसे रास्ता चूक गए? काका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। एक कमरा देखने के लिए इस तरफ आया था। शमीम भाई की आवाज़ संजीदा हो गई। समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। काका ने रेडियो की आवाज़ धीमी की। कोशिश तो बहुत की, समझाने की, समझने की, मगर अब बच्चों को उनकी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी वहाँ से समेट कर निकल जाना ही अच्छा है। शमीम भाई की सुर्ख दाढ़ी हल्की थरथराई। उस घर की बुनियाद और छत आप हो शमीम भाई। शर्मिंदगी होती तो वो लोग घर छोड़ जाते, आप नहीं। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि कमी औलाद में है या हमारी परवरिश में। साने काका के गुस्से में दर्द था। इत्र की बूंद जमीन पे गिर जाए तो जाया ही होती है, फिर उसके लिए कितने फूलों के अरग दांव पे लग गए ये सोचने से क्या फायदा। वैसे भी अब वहां घर जैसा ज्यादा कुछ बचा भी नहीं। छोटी छोटी दरारें भी खाई की तरह लगती हैं। शमीम भाई की नजरें झुक गईं। सूरज तेजी से उतर रहा था। शरद की सेहरन चुभने लगी थी। हल्की हल्की धुंध भी छाने लगी थी। काका ने ट्यूबलाइट का स्विच ऑन किया। कुछ पल की फड़फड़ाहट के बाद वो जल उठी। ये अलगाव का बोझ लेकर जीना बहुत मुश्किल होता है शमीम भाई, साने काका ने भारी आवाज में कहा। बिल्कुल, बंटवारे के बीज आबादी के फल कहाँ दे सकते हैं। अपने आप को देख लो, कुछ साल पहले तक कितने खुशदिल इंसान थे आप। अब अपने इर्द गिर्द एक अहाता बनाकर उसी में जी रहे हो। बेटे के पीछे पीछे जैसे सुकून भी घर छोड़ के चला गया। आखिरी शब्द साने काका को बबूल के कांटे की तरह चुभे। उनके चेहरे का उड़ा रंग देखकर शमीम भाई ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया। माफ करना भाईजान, आपके घाव कुरेदने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। साने काका ने मुस्कुराकर उनका हाथ कस लिया। कुछ देर तक दोनों की झुर्रियां आपस में तसल्ली बख्श बातें करती रहीं। सोमवार सुबह 10 बजे ही ललित दुकान में हाजिर हो गया। सामने टेबल पर ही उसका टेप रिकॉर्डर रखा था। उसके स्क्रू कसते कसते काका कहने लगे, ऐसे पुराने मॉडल के पार्ट्स अब नहीं मिलते। अभी के लिए ठीक कर दिया है, जितना चलेगा उतना शुक्र मनाओ। कैसेट है क्या आपके पास चेक करने के लिए? ललित धीमे से बोला। काका ने एक नज़र टेबल पर बिखरी टूटी फूटी रील उधड़ी हुई कैसेट्स की ओर डाली और फिर ललित की ओर देखा। नहीं ठीक है, मैं घर जाके चेक कर लूँगा। वैसे आपने ठीक किया है तो कुछ प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। ललित के मक्खन लगाने की कोशिश का साने काका पर शून्य असर दिखा। पैसे देकर टेप थैली में डालकर वो चला गया। साने काका रेडियो चलाकर अपने काम में डूब गए। घंटे भर में ही ललित फिर से दुकान में था। एक औरत साने काका से बहस किए जा रही थी। ललित चुपचाप खड़ा रहा। एक ही चीज के लिए और कितने चक्कर कटवाओगे? वो औरत बड़बड़ाए जा रही थी। तंग आकर काका ने उसका रेडियो सरकाया और बोले, जल्दी भी चाहिए और सस्ते में भी चाहिए। जाइए, देखिए कोई और करके देता होगा तो उससे करवा लीजिए। वो औरत ताव में वहां से चल दी। उसके जाते ही काका ने गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा, अब क्या हुआ?
काका बाकी तो ठीक चल रहा है, लेकिन रिवाइंड का बटन काम नहीं कर रहा है, ललित ने झिझकते हुए बताया। काका कुर्सी में आगे पीछे झूलते हुए उसे घूरे जा रहे थे। ये पहले से इतनी अधमरी हालत में है। प्ले तो हो रहा है ना, काफ़ी नहीं है? वो दादाजी को गाने रिवाइंड करके सुनने की आदत है ना, इसलिए। काका ने एक उसांस लेकर टेप खोलना शुरू किया। एक मोबाइल लेके दे दो ना दादाजी को। उनकी आवाज़ में छिपा तिरछा सुर ललित के ध्यान में आते देर नहीं लगी। मोबाइल तो है उनके पास, मगर गाने उन्हें इस टेप से सुनना ही पसंद है, इसीलिए तो इतना संभाल के रखा है इसे। वो तो है। तुम्हारे आजकल के मोबाइल और सीडी में वो मज़ा कहाँ भाई। ललित खुलकर हंस पड़ा। सेम टू सेम हो आप दोनों। उन्हें भी पुरानी चीज़ों के मुकाबले नए की बुराई किए बगैर ठंडक नहीं मिलती। काका के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। इसीलिए तो उनको टेप खराब होते ही तुरंत आप याद आए, डिटेल में आपका दुकान का पता बताया और बोले कि आप ही ठीक कर सकोगे। अच्छा लगा देखकर भाई कि तुम अपने दादाजी की छोटी छोटी ज़रूरतों का इतना ख्याल रखते हो। हम पुराने लोग होते ही ऐसे हैं, पुरानी चीज़ों और यादों से चिपके हुए। मेरे पास भी है एक ऐसा ही पुराना टेप रिकॉर्डर, सालों से बंद पड़ा है। मेरे बेटे ने खरीद के दिया था अपनी पहली तनख्वाह से। कहते कहते काका एकदम से चुप हो गए। बाएं कोने में सबसे ऊपर वाली लकड़ी की तख्ती की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक बेचैनी की लकीर उभर आई। ओहो, फिर तो वो टेप आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। वैसे क्या करते हैं वो? ललित ने उत्साह के साथ पूछा। कौन? काका रूखी आवाज में बोले। ललित के माथे पर शिकन आ गई। आपके बेटे और कौन? काका का कोई जवाब नहीं आया। आप दुनिया भर के टेप रिपेयर करते हो, अपना खुद का कभी ठीक नहीं किया? रिवाइंड वाली बेल्ट एडजस्ट करते करते उनका हाथ रुक गया। बाईं ओर की लकड़ी की तख्ती के ऊपर उनकी नजर कुछ पल अटकी रही। बहुत देर खटपट करने के बाद हताश होकर काका रुक गए। अपना रेडियो चालू करके बंडू को चाय के लिए पुकारा। रेडियो पर रफ़ी साहब गा रहे थे, हमदम मेरे मान भी जाओ। एक लंबी अंगड़ाई लेकर उन्होंने दोनों हाथ सीने पर मोड़ दिए और दीवार से सर टिका दिया। ललित को पीछे दीवार पे लगे उस HMV के पोस्टर का कुत्ता अब ठीक उनके बाएं कान के पास दिखाई देने लगा, जैसे उनके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। उसने गर्दन नीचे करके अपनी हंसी छुपाई। काका की नजर ने पकड़ लिया। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। ललित ने जितना हो सके अपना चेहरा गंभीर बना के जवाब दिया। लगता है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तुम मेरी गर्दन पे सवार रहोगे। पहली बार कोई रिवाइंड बटन के लिए इतनी जान खा रहा है। चश्मे के अंदर से अपनी एक आंख रगड़ते हुए उन्होंने कहा। ललित मुस्कुराया। दादाजी को इसके बिना नींद ही नहीं आती, और गाने सुनेंगे तो अक्सर लूप में। कुछ कुछ गाने तो उनके दिल के इतने करीब हैं कि उनको वो रिवाइंड करके बार बार सुनते रहते हैं। इस चक्कर में उन्होंने कई कैसेट्स की दूसरी साइड ही नहीं सुनी। कहते हैं यही तो एक चीज़ है दुनिया में जिसको जब चाहो रिवाइंड कर सकते हैं, साइड भी और किसी दिन सुन लेंगे। इतनी जान क्यों अटकी पड़ी है तुम्हारे दादाजी की इसमें? काका उसकी आंखों में देखने लगे। वो दो चीज़ों को जान से ज़्यादा संभालते हैं, मैं और ये टेप रिकॉर्डर। पापा ने उनके लिए लिया था। उसकी उंगलियां टेप रिकॉर्डर को सहलाने लगी। फिर इतनी ख़राब हालत में क्यों आई है? पापा को बोलो नया लेके दे। अब बस मैं और दादाजी हैं। माँ पापा को गए 20 साल हो गए। एक्सीडेंट के दिन टेप ही लेके आ रहे थे। कहते कहते ललित एक पल के लिए शांत हो गया। एक लंबी सांस ली। दादाजी को कई बार दूसरों से बातें करते सुना है कि काश उन्होंने पुणे में रहने की जिद ना की होती। काश वो भी उनके साथ मुंबई में रहते तो शायद आज वो दोनों। काश। ललित जानता था कि उसके दादाजी के काश में जिंदगी रिवाइंड करने की बेबस तड़प थी। कोई अपना हमेशा के लिए नजरों से दूर हो जाए तो वो अपने पीछे एक काश छोड़ जाता है। बंडू के चाय लेकर दुकान में आते ही ललित रुक गया। काका के चेहरे पर गहरा सन्नाटा देखकर बिना कुछ कहे उनके सामने चाय का कप रख दिया। काका ने इशारा करके ललित के सामने भी एक कप रखवाया। ललित की उंगलियां टेप रिकॉर्डर से कप पर आ ठहरी। उसने कप उठाया और काका को देखा।
वो एकदम शांत बैठे थे। भाप ने उनका चेहरा पूरा धुंधला कर दिया था। फिर भी उसे आंखों पर रखे वो चुपचाप चाय पिए जा रहा था। कुछ पल के लिए बेकल सन्नाटा छा गया। कप रखते हुए ललित ने घड़ी में देखा, 1 बजने को था। काका आप आराम से कर लीजिए, मैं कल सुबह आता हूँ। साने काका के चश्मे की धुंध उड़ गई तब उन्होंने देखा कि ललित जा चुका था। वो वैसे ही सुन्न बैठे रहे। बाहर का शोरगुल उनके कानों को नहीं छू रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टक टक उनकी धड़कनों के साथ जुड़ रही थी। उनके लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया था। रेडियो पर एक के बाद एक चल रहे गानों की तरह यादों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अपने बेटे के जन्म के वक्त ये दुकान खरीदी थी। दुकान को नाम भी उसी का दिया था, अभंग कैसेट हाउस। बचपन में वो साथ साथ दुकान में आके बैठता, गाने सुनता, गाता, दुकान में आते ग्राहकों को अपने ऊट पटांग सवालों से परेशान कर छोड़ता। अंकल ये दोनों बटन एक साथ दबाने से क्या होता है? अगर कैसेट उल्टी डालेंगे तो गाना भी उल्टा सुनाई पड़ेगा। टूटी कैसेट की रील से कभी झालर बनाता तो कभी टेबल फैन से बांधकर हवा के साथ उन्हें लहराते देखता। खराब टेप से चुंबक निकालकर उसने जगह जगह चिपकाए थे। पेंसिल से कैसेट की रील आगे पीछे घुमाता और शर्त लगाता कि अब कौन सा गाना चलेगा। सबसे पसंदीदा खेल था ये उसका। कैसेट की एक साइड के गाने सुनता और दूसरी साइड में उन्हें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करता। सारे कैसेट्स की साइड भी उसकी आवाज से भरी पड़ी थी। ललित का टेप सामने खुला पड़ा था। काम में मन लगाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। बेचैनी से साने काका दुकान में ही चक्कर लगाने लगे। उनकी नजर उस HMV के पोस्टर पर गई। बचपन में उसी ने जिद करके ये पोस्टर यहाँ लगवाया था। रोज उसे पोंछ के चकाचक रखता और ऊपर से डांटता, पापा सर मत टिकाना, तेल का दाग लग जाएगा। अपना नाम भी उसने खुद ही लिखा था। लिखावट अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चले जाने के बाद उन्होंने कई बार सोचा, लेकिन वो पोस्टर हटा नहीं सके। 7 साल हो गए थे उससे बात किए। अनबन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि अपने इकलौते बेटे से सालों तक दूर रहने की भी अब आदत पड़ गई थी। इतनी बढ़ गई कि चाहकर भी अपने पोते को दादा दादी का प्यार नहीं दे सके थे। उसका अपनी मर्जी से शादी करना क्या इतना गलत था? शादी करके सबसे पहले वो माँ बाप के घर ही तो आया था उनका आशीर्वाद लेने। तब दरवाजे का किवाड़ आधा खोलकर उन्होंने ही उसे टोका था। बोले, जैसे मेरा कहा नहीं माना वैसे ही अब मेरा होना भी मत मानो। क्यों उन्हें घर के अंदर लेने में चौखट छोटी पड़ गई थी? उसने कोशिश तो की ही थी अपने माँ बाप को मनाने की। काश वो थोड़ा समझ लेते, काश थोड़ा उसे समझा देते, काश कुछ बातों को अनदेखा अनसुना कर देते, काश थोड़ा रिवाइंड कर पाते, या शायद साइड बी ही सुन लेते। मोबाइल बज रहा था। उनकी पत्नी का फोन था। थोड़ी देर में आता हूँ कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ देर वैसे ही फोन की ब्लैंक स्क्रीन को देखते रहे। फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलते ही सबसे पहला नाम उसी का आता था, अपने बेटे का, अभंग। आसान नहीं था हर बार नजरअंदाज करना। आसान नहीं था उसके कॉल्स का जवाब ना देना। सजा बेटे को दी थी लेकिन भुगत वो भी रहे थे। अगली सुबह उनकी दुकान काफी जल्दी खुली। लगभग सारे शटर अभी भी नीचे थे। हवा में छितरा कोहरा था। रास्ता अभी तक पतझड़ से गिरे पत्तों की चादर ओढ़े सो रहा था। बंडू के स्टोव पर भी चाय नहीं चढ़ी थी। काका को साफ सफाई करते देखकर उसने आवाज लगाई, अरे काका आज इतनी जल्दी? अभी तक तो हमारी भैंस ने दूध भी नहीं दिया। तो उसको बोलो जल्दी दे, चाय की जरूरत है। कहते कहते काका ने रेडियो शुरू किया। तभी सुबह की सुनहरी धूप की तरह सुहावने सुर कहीं दूर से उनके कानों पर आ टिके। रेडियो बंद करके वो ध्यान से सुनने लगे। सफेद धोती कुर्ते के ऊपर मोरपंख का टोप पहने एक वासुदेव अपनी मीठी आवाज में गली से गाते हुए गुजर रहा था। वासुदेव की सुनो जी वाणी, नया समय और वही कहानी। भाग में किसके वन वास रे, राम नहीं पास उसके, राम नहीं पास रे। उसके मंजीरे की ताल गली में गूंज उठी। साने काका आहिस्ते से कोने में रखे स्टूल पर चढ़कर
सबसे ऊपर वाली लकड़ी की तख्ती टटोलने लगे। उनके हाथ वो टेप रिकॉर्डर लगा। उसे नीचे उतारकर टेबल पर रख दिया। उनके बेटे ने अपनी पहली कमाई से उनको ये नया टेप रिकॉर्डर खरीद के दिया था। एक साफ सुथरा कपड़ा लेकर उन्होंने उसको साफ किया। सालों से बंद पड़ा था। वो धीरे धीरे टेप को खोलने लगे, जांचने लगे। अंदर के रोलर्स जाम हो चुके थे। प्ले बटन का हेड खराब हो चुका था। उन्होंने दराज से एक नया हेड निकालकर उसकी जगह पर लगाया। लीजिए, आज की बोनी आपसे हुई है। बंडू चाय रखकर चला गया। कुछ देर बाद ललित के दुकान में दाखिल होते ही साने काका ने टेबल पे रखा टेप रिकॉर्डर उसकी ओर सरकाया। ललित ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा, हो गया? काका ने मुस्कुराकर टेबल पे रखी एक कैसेट उसे थमाई। ललित ने कैसेट चलाई और रिवाइंड कर कर के सुना। काका एक भौंही की कमान उठाकर उसे देखे जा रहे थे। ललित का चेहरा लहक रहा था। उसने कैसेट निकालकर लौटाई और बोला, वाह, आज दादाजी को चैन की नींद आएगी। काका ने वो कैसेट ली और उसकी साइड भी देखकर अपनी दाईं ओर रखे टेप में डाली। वहां पर रेडियो की जगह टेप देखकर ललित ने उन्हें नजरों से ही पूछा। काका की आंखें चमक उठीं। तुम्हारे रिवाइंड बटन के साथ साथ इसका प्ले बटन भी ठीक हो गया। उनके टेप पर एक बच्चे की आवाज में गाना चलने लगा, आने वाला पल जाने वाला है। ललित के सीढ़ियां उतरकर गुम होने तक वो उसे देखते रहे। फिर बैठे बैठे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और सबसे पहला नाम डायल किया, अपने बेटे का नाम। बस इतनी सी थी ये कहानी।